Hello students, this is lecture number 4 of class 10 electricity. So students, previous 3 lectures में हमने क्या देखा? हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर हमने 3 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करी. कौन कौन से पैरामीटर्स थे? करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा रेजिस्टेंस. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ में हम तीनों पैरामीटर्स को रिलेट करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट अब इन 3 पैरामीटर्स को रिलेट किसने किया? सबसे पहले ओम ने. ठीक है, ही इज अ साइंटिस्ट जिसने तीनों पैरामीटर्स को रिलेट किया. ठीक है, अब स्टूडेंट्स उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट देखो कैसे. सबसे पहले उसने सेल्स ले लिए, 2 सेल्स ले लिए. एक सेल है 1.5 वोल्ट का, तो 2 सेल्स अगर कॉम्बिनेशन में आ गए तो दोनों का जो नेट वोल्टेज आ जाएगी वो 3 वोल्ट आएगी ना. नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था. 2 अगर सेल्स आप साथ में लगा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने 2 1.5 वोल्ट के लगाए थे, तो दोनों का जो नेट ईएमएफ आया था, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आया था, एक का 1.5 तो 2 का 3 वोल्ट. ठीक है, तो उसने यहाँ पे 2 लगा दिए 1.5 वोल्ट के, तो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बना 3 वोल्ट का. ठीक है, और स्टूडेंट्स साथ में ना उसने एक एमीटर भी लगाया. एमीटर भी लगाया मतलब ओम ने एक्सपेरिमेंट किए. ठीक है, एमीटर लगाया, तो एमीटर क्या रीड करता है? करंट को रीड करता है. ठीक है, जब बैटरी की वोल्टेज या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, स्टूडेंट सेम चीज है, वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी फर्क नहीं है. ठीक है, अगर 3 वोल्ट उसने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया सर्किट पे, तो उसने देखा करंट आ रहा था 0.5 एम्पियर. ठीक है, अब वही 1.5 वोल्ट के उसने 4 लगा दिए, 4 सेल लगा दिए, तो 1.5 इंटू 4 कितना? 6 वोल्ट. अब बैटरी जो है, बैटरी का जो नेट वोल्टेज आ जाएगी, कंबाइंड वोल्टेज आ जाएगी सभी सेल्स की, वो होगी 6 वोल्ट. ठीक है ना, 6 वोल्ट. तो 6 वोल्ट जब उसने लगाई ईएमएफ सेम सर्किट में, ठीक है, जिसमें एक बल्ब थी और एमीटर भी लगा हुआ था. अब एमीटर ने रीडिंग कितनी दिखाई? 1 एम्पियर. ठीक है, सेम उसने जब 6 सेल्स ले लिए, ठीक है, 6 सेल्स ले लिए, तो बैटरी अब कितने पोटेंशियल डिफरेंस की बनी? कितनी वोल्टेज अब बैटरी प्रोवाइड करेगी? 1.5 इंटू 6 9 वोल्ट. ठीक है, अब 9 वोल्ट जब उसने पोटेंशियल डिफरेंस दिया उस बल्ब को और एमीटर लगा दिया सर्किट में, अब एमीटर ने रीड किया 1.5 एम्पियर. तो स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जर्व क्या किया ओम ने? देखा कि जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज बढ़ रही थी वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा था. ठीक है, जैसे जैसे देखो 3 से 6 हुई, करंट भी 0.5 से 1 हो गया. 6 से 9 हुई, करंट भी 1 से 1.5 हो गया. तो ओम ने कहा कि वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है, जैसे जैसे एक फैक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे एक पैरामीटर बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा. प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए. तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ी वैसे वैसे करंट भी बढ़ा. ठीक है, और स्टूडेंट अब इसने एक और ऑब्जर्वेशन देखी. इसने देखी कि इन दोनों की जो रेशियो थी, ठीक है, मतलब किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट. वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम बात है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की जो रेशियो थी ना, वो तीनों केस में सेम आ रही थी. देखो तीनों केस में दोनों की रेशियो 6 आ रही है. तो क्या देखा? मतलब तीनों में रेशियो सेम आई है, इसका मतलब रेशियो जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, वो हमेशा सेम आ रही है, मतलब कांस्टेंट है. तो इस रेशियो को हम देखते हैं दोबारा. अब स्टूडेंट ये ओम्स लॉ है. ठीक है, जो हमने डिफाइन भी किया, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है.
तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। तो हमने मतलब ओम ने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब इस कांस्टेंट का नाम था आर, इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये हर बार सेम आ रहा था, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा था करंट भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो रेशियो हमेशा दोनों की सेम आ रही थी, ठीक है, रेशियो सेम आ रही थी। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसको क्या कहा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो इसी का ही नाम क्या है, रेजिस्टेंस रख दिया, इसी का नाम रेजिस्टेंस रख दिया, ठीक है। मतलब कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई की रेशियो देखी इसने सर्किट में कि वो हमेशा सेम रह रही थी, जैसे जैसे V बढ़ रहा था वैसे वैसे I बढ़ रहा था, रेशियो को सेम रखने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन कर लिया था, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से आती है, कोलिजन्स की वजह से, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसे वेरी लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर करनी पड़ती हैं, ठीक है, उसी के कारण रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो सर्किट में उसने ये भी देखा कि जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा था करंट भी बढ़ रही थी, मगर दोनों की रेशियो सेम रह रही थी, और दोनों की रेशियो का नाम उसने दे दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। इसने एक लॉ क्रिएट किया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। वो हमने देखा जैसे जैसे V बढ़ा रहा था वैसे वैसे I बढ़ा। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है वो सर्किट में हमेशा सेम आ रहा था, ठीक है ना। तो यही हमने देखा कि जो कांस्टेंट यहाँ पे, कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो तीनों केसेस में सेम आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये तो है ओम्स लॉ। यहाँ पे V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस और I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर या कंडक्टर कह लो, ठीक है। अगर मैं सर्किट बनाऊं, सर्किट में एक मैं रेजिस्टर बना लेता हूं, ठीक है, और ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ये कितनी दे रही है या वोल्टेज कितनी दे रही है V। तो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो हमने मेजर किया एमीटर से, एमीटर से हमने मेजर कर लिया, ठीक है। तो I और हम ओम ने क्या देखा कि V अपॉन I जो रेशियो है इस सर्किट में हमेशा सेम आ रही है, ठीक है। अगर मैं V को इंक्रीज करूंगा, 2V कर दूंगा तो करंट भी 2I हो जाएगा, अगर 3V कर दूंगा तो 3I हो जाएगा, ठीक है, ताकि इनकी रेशियो कांस्टेंट रहे। और उनकी रेशियो क्या कहलाई, R कहलाई, रेजिस्टेंस कहलाई, ठीक है। तो ये हमारा है ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स अब एक्चुअल में ये तो चलो एक सर्किट की बात हो गई, ठीक है, एक सर्किट की बात हो गई ये। अब आप देखो कि अगर मैं दो कंडक्टर्स ले लेता हूं, ठीक है, दो कंडक्टर्स ले लेता हूं, एक मैं ले लेता हूं मान लो आयरन का ले लेता हूं और एक ले लेता हूं सिल्वर का, ठीक है। अब दोनों पे मैंने सेम बैटरी लगा दी, दोनों पे मैंने सेम बैटरी लगा दी V और इस पे भी V, मतलब दोनों बैटरीज V पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, ठीक है ना, दोनों बैटरी सेम पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे V सेम है तो V इज इक्वल टू IR लगाया तो I किसके इक्वल आ जाएगा, V अपॉन R, मतलब V दोनों में सेम है तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब इन दोनों सर्किट्स में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ गया।
ठीक है। V अपॉन आई जो है ये रेशियो कब सेम होएगी, अगर हम एक सर्किट की बात करें, ठीक है। अगर एक ही रेजिस्टर की बात करें, जैसे यहां पे क्या हुआ था, बल्ब जो है वो तीनों सर्किट्स में कॉमन था, ठीक है। मतलब बल्ब जो है, जो रेजिस्टर है, जो रेजिस्टेंस है या कोई कंडक्टर कह लो, ठीक है, वो तीनों सर्किट्स में कॉमन था। तो हम V बढ़ा रहे थे तो I भी बढ़ रहा था, V अपॉन आई की रेशियो सेम रह रही थी, दैट इज जो रेजिस्टेंस था वो सेम रह रहा था, ठीक है ना। वो तब पॉसिबल था जब हमारा जो कंडक्टर है या बल्ब, मतलब कंडक्टर कह लो या रेजिस्टर कह लो, वो सेम लगा हुआ है, ठीक है। अगर हमने चेंज कर दिया, अगर हमने कंडक्टर ही चेंज कर दिया, ठीक है, या रेजिस्टर चेंज कर दिया, या एक में एक बल्ब लगा लिए, दूसरे में दो बल्ब्स लगा लिए, तो अब दोनों में V तो सेम है मगर करंट हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा उसमें करंट कम होएगा, ठीक है। आयरन का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो सिल्वर से ज़्यादा होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस भी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनको भी पढ़ेंगे। तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस जो है वो आयरन के केस में वो ज़्यादा होएगा सिल्वर के केस। सिल्वर आपको पता होना चाहिए इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए अगर बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है तो वो रेजिस्टेंस सबसे लीस्ट ऑफर करेगा, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा करंट को अलाउ करे फ्लो करने के लिए अपने में से, ठीक है। तो इसका ही मतलब हुआ बेस्ट कंडक्टर, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू अलाउ करे, मतलब लार्ज वैल्यू करंट की अलाउ करे, ठीक है। तो अगर लार्ज करंट की वैल्यू अगर अलाउ कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होएगा ना। तो यही रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर बेस्ट कंडक्टर है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी लीस्ट होएगी तो उसका रेजिस्टेंस भी लीस्ट होएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे आयरन का रेजिस्टेंस सिल्वर के केस में ज़्यादा आएगा। अब आयरन का स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट भी कम होएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आयरन वाले सर्किट में जो करंट होएगा इज लेस देन सिल्वर वाले सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे कम आएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये वैसी सी बात है, अगर मैं यहां पे दो पाइप्स ले लूं मैं, ठीक है। अब एक पाइप में आपको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ाया था तो सबसे पहले आपको मैंने कहां से शुरुआत करी थी, मैंने आपको दिखाया था कि जैसे जो वाटर है, पानी है, वो फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, वैसे ही करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, ठीक है। तो अब जैसे करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ता जाता है, अगर उसमें रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, सर्किट में रेजिस्टेंस सेम है, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही ओम्स लॉ है। तो अब इन दो पाइप्स में मैंने क्या किया, दोनों साइड्स पे प्रेशर डिफरेंस सेम रख दिया, दोनों पाइप्स में प्रेशर डिफरेंस सेम रख दिया। वैसे ही जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा है वैसे ही यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस सेम रख दिया। अब एक पाइप में स्टूडेंट आइडेंटिकल पाइप्स है, ठीक है, आइडेंटिकल पाइप्स हैं, दोनों का रेडियस लेंथ वगैरह सेम है, सारा कुछ सेम है। इसमें स्टूडेंट सैंड पार्टिकल्स हैं, इसमें सैंड पार्टिकल्स हैं और इसमें जो हैं वो स्टोन्स हैं, ठीक है, इसमें स्टोन्स हैं। अब स्टूडेंट्स आप कॉमन सेंस लगा के देखो, अगर इसमें सैंड में से एक सेकंड में अगर 2 लीटर पानी फ्लो कर रहा है, सैंड वाली पाइप से अगर एक सेकंड में 2 लीटर पानी फ्लो कर रहा है तो स्टोन में कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? ऑब्वियस कम होएगा, एक सेकंड में कम पानी फ्लो करेगा, मतलब इसमें एक सेकंड में 1 लीटर फ्लो करेगा, ठीक है ना, इससे कम होएगा।
क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स जो हैं ये जो है वाटर के फ्लो को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, वाटर के फ्लो को ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर सैंड के साथ कंपैरिजन करें, ठीक है। सैंड भी हालांकि रेजिस्टेंस दे रही है, सैंड भी रेजिस्ट कर रही है पानी के फ्लो को, मगर जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं पानी के फ्लो को, ठीक है। तो ऑब्वियस है स्टोन के केस में जो वाटर का फ्लो है 1 सेकंड में 1 लीटर कम आया है सैंड से, ठीक है। सैंड में वही 1 सेकंड में ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, ठीक है, स्टोन्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी हमने दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया, ठीक है। तो अब आयरन जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा था, ठीक है, करंट के फ्लो को, तो उसमें करंट की वैल्यू भी कम आई, ठीक है। तो सिल्वर कम रेजिस्टेंस दे रहा था, तो सिल्वर में ऑब्वियस है करंट की वैल्यू ज़्यादा आई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अगर रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, अगर उस सर्किट में रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सभी सर्किट्स में एक ही बल्ब था, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया करंट भी बढ़ा, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस सेम, अगर रेजिस्टेंस अलग, दो अलग अलग सर्किट्स हैं, दोनों में अलग अलग कंडक्टर्स या रेजिस्टर्स लगे हैं, तो ऑब्वियस है अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स देखो, इसीलिए कहा गया था कि वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I प्रोवाइडेड दैट ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ऑल फिजिकल कंडीशंस मतलब कि करंट किस में फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में, ठीक है। कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा, प्रोवाइडेड दैट ऑल फिजिकल कंडीशंस, मतलब उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस में बदलाव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल कंडीशंस बदली, इसका मतलब उसका लेंथ एरिया बदला तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया फिर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये होल्ड नहीं करेगी, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ही अगर चेंज होगा, रेजिस्टेंस ही चेंज हो रहा है तो V/I कांस्टेंट कैसे रहेगा, समझ रहे हो ना आप। ये वैल्यू सेम कैसे आ रही है, क्योंकि इनकी रेशियो हमेशा सेम आ रही है, ठीक है ना। मतलब ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, V/I। इसको इसके साथ डिवाइड किया 6 आया, 6 को 1 के साथ 6, 9 को 1.5 से किया 6 आया, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर तीनों सर्किट में एक ही बल्ब या एक ही कंडक्टर या एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर एक ही रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जैसे सिंपल सी बात है, इसी एग्जांपल में आप देख लो, ठीक है, दो अलग अलग सर्किट्स हैं, दो अलग अलग सर्किट्स हैं, यहाँ पे V/I की वैल्यू अलग है, यहाँ पे V/I की वैल्यू अलग है, ठीक है। V तो हालांकि सेम है मगर यहाँ पे करंट जो है आयरन में वो कम आ रहा है, यहाँ पे करंट सेम, यहाँ पे करंट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो V/I करंट इन आयरन इज नॉट इक्वल टू V/I सिल्वर, ठीक है ना। ऑब्वियस है ये रेजिस्टेंस ही होता है, ऑब्वियस है रेजिस्टेंस जो है वो आयरन का वो सेम नहीं है सिल्वर के, इज नॉट इक्वल टू सिल्वर, ठीक है ना। तो V/I रेशियो तभी सेम होएगी अगर रेजिस्टेंस सेम होएगा, ठीक है। अगर एक ही सर्किट में अगर हम बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब तीनों सर्किट्स में सेम चीज लगी हुई है, ठीक है, तभी V/I की रेशियो
सेम रहेगी, ठीक है। इसीलिए कहा है कि ऑल फिजिकल कंडीशंस, मतलब फिजिकल कंडीशंस क्या है, लेंथ एरिया, ठीक है। हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया, ठीक है ना। तो अगर फिजिकल कंडीशंस सेम रह रही हैं, कांस्टेंट रह रही हैं, तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेम चीज़ लगी हुई है, तो ऑब्वियस V अपॉन I की रेशियो सेम आएगी, ठीक है। अगर ये चेंज हो गया तो ऑब्वियस सेम नहीं आएगी, ठीक है ना। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ अलग मतलब बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर्स अलग से बिहेव करते हैं, इंसुलेटर्स अलग से। मतलब कि कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं होता, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए कहा है कि फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ओम्स लॉ है, जिसमें V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक और चीज समझो, यहां पे एक और चीज देखो। अब स्टूडेंट्स यहां पे जो एक कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, कंडक्टर यहां रेजिस्टर लगा देता। अब आप इसको समझो कि ये जो वायर्स होती हैं ना, ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। कनेक्टिंग वायर्स जो आपके घर में जो वायर्स हैं जिसमें करंट फ्लो करता है, वो ऑब्वियस है कॉपर की होती है, ठीक है। और कॉपर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। हम मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली हम उसे ज़ीरो ही मान लेते हैं, ठीक है, जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। तो कनेक्टिंग, अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताऊं। अब कोई रेजिस्टर है, ठीक है, रेजिस्टर या कंडक्टर कुछ भी बना लो। यहाँ पे पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल अगर V2 है, ठीक है। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई से लो पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपको V1 इज ग्रेटर देन V2 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है करंट V1 टू V2 फ्लो करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अब ओम्स लॉ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो हाई टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू IR, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको अब मैं क्या चीज बताने लगा हूं कि जो कनेक्टिंग वायर्स होती है ना, इसका रेजिस्टेंस हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ही मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स का ना जो हमने सर्किट में लगाया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टर लगाया हुआ है, कनेक्टिंग वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो इस रेजिस्टर जो हमने सर्किट में लगाया उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो हम उसके कंपैरिजन में अगर काफ़ी कम होता है तो हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको अब पता है V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल V मान सकता हूँ और यहाँ का ज़ीरो मान सकता हूँ, तभी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस ज़ीरो V के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स अगर ये एक पॉइंट ले लूँ और ये एक पॉइंट ले लूँ, ठीक है, और करंट आपको पता है, करंट चलो I फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है। अब A एंड B पॉइंट्स पे हमने थोड़ी डिस्कशन करनी है। अब स्टूडेंट्स देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं VA माइनस VB, करंट फ्लो कर रहा है, मगर कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। तो A एंड B के बीच में क्या है, सिर्फ कनेक्टिंग वायर है ना, तो कनेक्टिंग वायर का हम रेजिस्टेंस ज़ीरो मानते हैं, ठीक है। तो यहां से VA इज इक्वल टू VB आ गया, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं ना उस पर पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे भी V होएगा, यहाँ पे भी V होएगा,
ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 होएगा, यहाँ भी 0 होएगा, यहाँ भी 0 होएगा, ठीक है ना। तो कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ जाती है, अच्छा ए एंड बी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर सेम है, ए एंड बी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, ए से भी करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अगर ए एंड बी मतलब ए एंड बी पे पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर है ही नहीं तो करंट क्यों फ्लो करेगा, ठीक है। कई बार ये दिमाग में आपके कंफ्यूजन आ जाएगी। तो अब ये अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट नहीं फ्लो करेगा, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। करंट तो है मगर रेजिस्टेंस 0 है, इसकी वजह से पोटेंशियल सेम हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। करंट तो है मगर रेजिस्टेंस 0 है, इसीलिए, ठीक है। तो चलो लेट्स अब देखो ए एंड बी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आ गया, वायर पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 रहेगा, अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V रहेगा, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया एक एंड जो है कंडक्टर का या रेजिस्टर का V पोटेंशियल पे है, दूसरा 0 पे है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो ऑब्वियस है उस रेजिस्टर में या कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे अब इसका तो रेजिस्टेंस है ना, इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, तो अब ओम्स लॉ अगर लिखना चाहें तो V माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट ले लो, तो V 1 पॉइंट पे पोटेंशियल V है और 2 पॉइंट पे 0 है, ठीक है। तो V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R, ठीक है। I इज इक्वल टू V बाई R, मतलब कि आप सीधे ओम्स लॉ लगा सकते हो इस रेजिस्टर या कंडक्टर पे जो हमने सर्किट में लगाया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये कनेक्टिंग वायर्स में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। करंट नहीं 0 होता, रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। अगर ए एंड बी पॉइंट्स का दिमाग में कंफ्यूजन आए कि पोटेंशियल सेम है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस 0 है, इसीलिए दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है। तो सर्किट में बच्चों जो भी आपने लगाया हुआ है उस पर आप सीधे ओम्स लॉ लगा सकते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V माइनस 0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस कंडक्टर और रेजिस्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था ओम्स लॉ। तो चलो अब नेक्स्ट देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ना हम वही डाटा ले लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। पोटेंशियल डिफरेंस V है तो करंट 0.5 है, 6 है तो 1 है, 9 है तो 1.5 है, ठीक है। तो V अगर 3 है तो करंट कितना है 0.5, ठीक है। अगर ये 6 है तो करंट है 1 एम्पियर, ठीक है। अगर 9 है तो कितना है 1.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट इस डाटा को ना हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स में आपकी मर्जी है, आप एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले सकते हो, ठीक है, या एक्स एक्सिस पे करंट ले सकते हो, या वाई पे करंट ले लो या वाई पे वोल्टेज ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे अगर हायर क्लासेस में जाओगे, ठीक है, तो हम देखेंगे हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ही वोल्टेज लेते हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट होती है और करंट डिपेंडेंट होता है। ऑब्वियस है अगर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज आएगी तभी करंट आएगा, तो करंट इज डिपेंडेंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई पे आता है, मगर जो ग्राफ्स हैं वो दोनों तरीकों से बन सकते हैं, ठीक है, आपको फर्क पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब प्लॉट करना है, अब आप प्लॉट कर लो। सबसे पहले यहाँ पे देखो करंट अगर 0.5 है तो उसके कॉरेस्पॉन्ड वोल्टेज कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, ठीक है। अगर करंट 1 एम्पियर है
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वोल्ट है, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट 1.5 एम्पियर है ठीक है, अगर करंट 1.5 एम्पियर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको हमने जोड़ दिया, ठीक है, लाइन बन गई एक, ठीक है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये हमेशा लाइन बनेगी दैट विल पास फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। तो अब यहां पे भी हमने ऐसे ही किया, अगर वोल्टेज 3 वोल्ट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कितना आया 0.5, ठीक है। अगर वोल्टेज है 6 वोल्ट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना आया 1 एम्पियर, ठीक है। अगर 9 वोल्ट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कितना आया 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे भी तीनों पॉइंट्स को हमने जोड़ा, ये भी लाइन आ गई फ्रॉम द दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन। तो इस लाइन और इस लाइन में क्या फर्क है समझो। अब स्टूडेंट स्लोप आपको पता है क्या होता है, स्लोप होता है राइज अपॉन रन, ठीक है, या हम कह देते हैं इट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम कह देते हैं वो tan थीटा के इक्वल है, या हम अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 दूसरा x2 y2, तो स्लोप क्या कह देते हैं हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ वी ग्राफ सिग्निफाइज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप जो है उसका रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। वी ग्राफ जो है वोल्टेज करंट ग्राफ जो है उसमें स्लोप का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं 2 कोऑर्डिनेट्स ले लूं, ठीक है, आपको पता है स्लोप जो है स्लोप किसके इक्वल होएगी राइज अपॉन रन, ठीक है। अगर यहां पे 2 कोऑर्डिनेट्स हैं कौन कौन से x2 y2 और यहां पे है x1 y1, तो स्लोप को हम लिख देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। या तो इसको डेल y बाई डेल एक्स भी लिख देते हैं। डेल क्या होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है, डेल ये डिनोट करता है चेंज। या स्टूडेंट्स इसको ये भी कह सकते हैं tan थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये होती है स्लोप। अब स्टूडेंट्स अगर वी ग्राफ है, वी ग्राफ, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, आपको ये तो पता ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0.5, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 वोल्ट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पॉइंट 5 एंड 3, दिस इज 1 एंड 6, ठीक है। तो सिंपल हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 6 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 0.5। तो स्लोप के लिए हम सीधे कर सकते हैं 6 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 0.5। तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। और हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, जो बल्ब में जो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, इनिशियल पेज पे सबसे पहले पेज पे हमने रेजिस्टेंस कितना देखा था 6, ठीक है, स्लोप भी 6 आ रही है, रेजिस्टेंस भी 6 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि स्लोप ऑफ वी ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस,
स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अगर v y एक्सिस पे है और करंट x एक्सिस पे है, अगर v वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पे है, करंट x एक्सिस पे है, तो जो स्लोप आता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आती है। ठीक है, जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आती है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हाँ जी बच्चे, अब यहां पे जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस केस में स्लोप फाइंड आउट करो। इस केस में स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, यहां का कोऑर्डिनेट क्या कहोगे, 6,1। ठीक है, x2 y2 और ये x1 y1 3,05। अब यहां पे स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो स्लोप क्या लिखोगे, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3। तो हाँ जी बच्चे, अब यहां पे स्लोप क्या आ जाती है, 1/6, और 6 क्या था, रेजिस्टेंस था। तो इस ग्राफ में जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो रेसिप्रोकल हो जाती है बच्चे किसके, स्लोप के। ठीक है, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने x एक्सिस पे लिया है, करंट हमने y एक्सिस में लिया है। जो इस करंट वोल्टेज या करंट पोटेंशियल डिफरेंस या IV का जो ग्राफ है, उसकी जो स्लोप है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर VI ग्राफ है उसमें जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, अगर IV ग्राफ है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो स्लोप के रेसिप्रोकल होती है, स्लोप रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे क्या है, कि y एक्सिस पे क्या है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, हम करेंगे भी ये क्वेश्चन आज। ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने उस ग्राफ की स्लोप निकाल ली। अब स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आएगी, वो आप देखोगे कि x एक्सिस पे क्या है, कि y एक्सिस पे क्या है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ की। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ को जो कंडक्टर्स फॉलो करते हैं ना, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो कंडक्टर में जो VI ग्राफ जो है उसकी जो लाइन होएगी वो हमेशा स्ट्रेट होएगी एंड ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ बनाए हैं, ये ग्राफ किसके हैं, ओमिक कंडक्टर्स के, या ओमिक डिवाइसेस के, या ओमिक रेजिस्टर्स के। ठीक है, तो ओमिक डिवाइसेस आर दोस विच फॉलोज ओम्स लॉ, और वी कैन से डिवाइसेस हुज रेजिस्टेंस वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो V/I की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, V/I की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, V/I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है, या हम कह सकते हैं V/I वैल्यू सेम नहीं रहती। ठीक है, VI वैल्यू सेम नहीं रहती सेम रेजिस्टर के लिए या सेम डिवाइस के लिए। सेम डिवाइस के लिए अगर V/I की रेशियो सेम नहीं रह रही है, बदल रही है, तो हम कहेंगे दैट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखो V/I की वैल्यू सेम रह रही है, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऑब्वियस है ये VI ग्राफ किसका आएगा, ओमिक कंडक्टर का। यहां पे स्टूडेंट्स VI जो वैल्यू है ना वो बढ़ रही है, VI वैल्यू जो बढ़ रही है हमेशा
सेम डिवाइस के लिए, सेम रजिस्टर के लिए या सेम कह लो कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, VI वैल्यू बढ़ रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। रेजिस्टेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल, ठीक है। फिक्स्ड जिसने फिक्स्ड ही रहना है, ठीक है, आप लगाओगे सर्किट में, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड है। अगर 2 ओम का रेजिस्टर लगाया, ठीक है, ओम आपको पता है SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, 2 ओम का रेजिस्टर लगाया तो वो 2 ओम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। मगर वेरिएबल रेजिस्टेंस वो होता है अगर जिसकी रेजिस्टेंस हम चेंज कर पाए, ठीक है। ये स्टूडेंट्स रियोस्टैट है, रियोस्टैट है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस वेरी हो सकता है, और ये रेजिस्टर्स हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो लाइंस बनी हुई है ना, ये कलर कोडिंग है। इन कलर कोडिंग से हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। ये जो लाइंस ऐसे ही नहीं बनाई हुई, ये कलर कोडिंग है एक्चुअल में। इन कलर कोडिंग से हम बता सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, सभी की, ठीक है। और ये इनकी फिक्स्ड वैल्यू होएगी, ठीक है। देयर वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, दे आर सेट एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। रियोस्टैट में ना, आप लैब में इसको देखा होगा, स्कूल लैब में एक्सपेरिमेंट जरूर करवाते हैं रियोस्टैट को इन्वॉल्व करके। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, ये स्लाइडर होता है, ठीक है, स्लाइडर होता है, इसकी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये जो होती हैं ये आउटपुट्स होती हैं, ठीक है। और ये भी मतलब जो प्लग्स हैं वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लो यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई, ठीक है, अब करंट जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करंट गया तो यहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे करता हूँ, अब फ्रेंड मान लो मैं एक यहाँ पे लगा देता हूँ, एक एंड यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो जो करंट है, करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है। अब इनमें यहाँ पे कॉइल्स होती हैं, ठीक है, वायर जो है वो वाउंड की होती है। तो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे स्लाइडर पे पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ मतलब अब करंट यहाँ से फ्लो करके दोबारा बैटरी से आ जाएगा, ठीक है। अब स्लाइडर को अगर मैं आगे को मूव करूँगा तो कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ जाएंगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे कई बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें हमें सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ानी या घटानी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब करंट, हमें करंट कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस बढ़ानी घटानी पड़ती है। तो वहाँ पे रियोस्टैट हम लगाते हैं, ठीक है। इट इज़ रियोस्टैट जो है इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर की तरह भी एक काम आता है। तो फ्रेंड आ गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल। अगर रेजिस्टेंस, किसी बॉडी की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस है उसकी कंडक्टेंस कम आएगी। अगर कंडक्टेंस कम है तो उसकी ऑब्वियस रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को हम G के साथ डिनोट कर देते हैं, ठीक है, G के साथ डिनोट कर देते हैं। और ये रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियस कंडक्टेंस कम होएगी, ठीक है। किसी बॉडी की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस कंडक्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो उसकी ऑब्वियस कंडक्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स कंडक्टेंस की SI यूनिट, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। और कंडक्टेंस की MHO, मो, ठीक है। वैसे तो
ओम इनवर्स होएगी, वैसे तो ओम इनवर्स होएगी, ठीक है। तो मतलब इसकी एसआई यूनिट इसको रेसिप्रोकल कर दिया, एमएचओ कर दिया, ठीक है। ओम का रेसिप्रोकल, ओम का इनवर्स एमएचओ कर दिया, वैसे स्टाइल मारने के लिए, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, वैसे कंडक्टेंस डिफाइन कर जब करी तो उसकी एसआई यूनिट जब लिखनी थी तो ओम का इनवर्स था, ठीक है, वो हमें पता ही है। तो ओम का इनवर्स को उसने एमएचओ लिख दिया, ठीक है, वैसे स्टाइल मारने के लिए। तो स्टूडेंट एक और इसकी यूनिट साइमन्स भी होती है, एसआई यूनिट, साइमन्स भी होती है एसआई यूनिट, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, साइमन्स इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टेंस, ओके। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, क्वेश्चंस करते हैं। इफ पोटेंशियल अक्रॉस टू एंड्स ऑफ 10 ओम रेजिस्टर इज 20 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, फाइंड करंट फ्लोन थ्रू इट। अब स्टूडेंट्स एक रेजिस्टर है, उसके एक एंड पे 20 वोल्ट है, दूसरे एंड पे 40 वोल्ट पोटेंशियल है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो करंट जो है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो करंट की ये डायरेक्शन होएगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, वो हमें पता ही है, V1 माइनस V2 अपॉन R, तो 40 माइनस 20 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ पोटेंशियल एट वन एंड ऑफ 10 ओम रेजिस्टर इज 20 वोल्ट एंड करंट इज 2 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट, फाइंड पोटेंशियल एट अदर एंड, ठीक है। अब मान लो एक एंड पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 20 वोल्ट है, ठीक है, 10 ओम रेजिस्टर है, ठीक है, करंट इसमें 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करंट की डायरेक्शन अगर मैं ले लेता हूं, करंट की डायरेक्शन अगर मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, दिस इज करंट की डायरेक्शन 2 एम्पियर, तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, V1 माइनस V2 अपॉन R इज इक्वल टू I। तो ये जो है ये V1 होना चाहिए, ठीक है, और ये V2 होना चाहिए, तो हाई टू लो पोटेंशियल जाएगा ना। तो 20 माइनस V2 को क्या लिया मैंने, V लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 10 है, करंट 2 है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियस है 0 आ जाएगी, 0 वोल्ट, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगर मैं करंट की डायरेक्शन, अगर मैं करंट की डायरेक्शन इस साइड ले लेता हूं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन अगर मैं ये V था, ठीक है, इस साइड ले लेता हूं करंट की डायरेक्शन, ठीक है, कितनी 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है ऑब्वियस 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे V है, यहाँ पे कितनी 20 वोल्ट है, ठीक है, करंट हाई टू लो पोटेंशियल जाएगा, ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और ये V2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, और R क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इससे V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। 40 और ओके, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, ठीक है, ऑब्वियस ऑप्शन में थोड़ी सी चेंज करने वाली है, 0 आना था यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ए सेल रेजिस्टर अ की एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द सर्किट डायग्राम्स, करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर, ठीक है। एमीटर में कितना करंट होएगा तीनों केसेस में। तो स्टूडेंट्स जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, V पे और R पे, ठीक है। अब तीनों पे जो सेल है वो तो सेम ही है, सेल इज द सेम, ठीक है, रेजिस्टर भी सेम है,
ठीक है, रजिस्टर भी सेम, और एमीटर का आपको बताया था हम रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, ठीक है, और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी V बाई आर आएगा, यहाँ पे भी V बाई आर आएगा, यहाँ पे भी V बाई आर आएगा, तो सभी में सेम आएगा, सेम इन एवरी केस, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, ए स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स द VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिलेशन बताना है R1 R2 R3 में। तो देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे अगर V है और वाई एक्सिस पे करंट है, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप के रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप जो है वो कैसे हम देख सकते हैं, स्लोप आप या राइज अपॉन रन देख लो या टैन थीटा से देख लो, जो थीटा ज़्यादा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसकी ऑब्वियस है स्लोप ज़्यादा होएगी, ठीक है। या राइज अपॉन रन देख लो, ठीक है। राइज अपॉन रन कैसे देखते हैं, 2 लाइंस बना लेते हैं, ठीक है। रन जो है वो तीनों के केस में हम सेम कर देते हैं, ठीक है। और राइज देखो, अब R1 के केस में राइज इतना सारा हो रहा है, R2 के केस में जो राइज है वो कितना हो रहा है, इतना हो रहा है R2 के केस में, और R3 के केस में जो राइज है वो इतना हो रहा है, ठीक है। मतलब R1 में देखो रन सेम है, राइज इतना हो रहा है, ठीक है। R2 के केस में रन सेम है, राइज उससे कम हो रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे कम हो रहा है R3 में, ठीक है। तो ऑब्वियस है, या ऐसे देख लो, इसका थीटा सबसे कम है, R2 का थीटा उससे ज़्यादा है, ठीक है, और R1 का थीटा उससे ज़्यादा है। तो जिसका सबसे ज़्यादा थीटा उसकी सबसे ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। जिसकी सबसे ज़्यादा स्लोप हुई उसका सबसे कम रेजिस्टेंस है, इनवर्स रिलेशन है ना। तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसकी, R1 की, तो R1 की वैल्यू सबसे कम आएगी और R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। स्टूडेंट्स ये मैंने बताया हुआ कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, तो उसको उन 2 पॉइंट्स के क्रॉस लगाएंगे जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप वोल्ट मीटर अगर आप सीरीज में लगा दो, अब देखो वोल्ट मीटर हमने सीरीज में मतलब सीधे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया वायर के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि कनेक्टिंग वायर्स पे क्या रहता है, कनेक्टिंग वायर्स पे पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो वोल्ट मीटर का काम उसने क्या किया फिर, अगर हमने वोल्ट मीटर ही 2 पॉइंट्स का क्रॉस लगाया जहाँ पे पोटेंशियल ही सेम है, तो वोल्ट मीटर फिर अपना काम कैसे करेगा, उसने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना, तो उनमें उन 2 पॉइंट्स के क्रॉस लगाते हैं जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ पे देखनी होती है कि नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी गलत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब 2 रह गए, अब इसमें और इसमें, अब ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी वोल्ट मीटर सीधे ही लगाया हुआ है कनेक्टिंग वायर के साथ, कनेक्टिंग वायर पे पोटेंशियल ही सेम रहता है, तो वोल्ट मीटर अपना काम कैसे करेगा, ठीक है। तो यही आंसर आ गया, बी पार्ट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में हम उन फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। वो फिजिकल कंडीशंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है, और रेजिस्टिविटी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।